हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कहानी कानों में कंगना, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। और ये कहानी हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके सब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपकी ये एस्टेट, पीजीटी और बाकी जो यूनिट है यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की वो भी डाल रखी है। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। और आज की हम कहानी पढ़ने से पहले राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जो इसके लेखक हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि ये भी क्रम से लगाने आते हैं। इनके जीवन परिचय भी क्रम से लगाने आ जाते हैं, इनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी हिंदी विषय से संबंधित दी जाती है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 1890 शाहाबाद में हुआ था। शाहाबाद कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1890 शाहाबाद, जो बिहार में है। हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान है। मतलब गद्यकार जो लय को छोड़कर, यानी गज़ल और कविताओं को छोड़कर बाकी सारा गद्य भाग आ जाता है, लेकिन जो गद्य भाग है, जो कविताएं हैं, ये जो गज़ल हैं, ये पद्य में आती हैं। कहानी है, कहानी भी इन्होंने लिखी है। काव्य है, काव्य मतलब जो कविता हैं, उपन्यास हैं, संस्मरण मतलब यादें, नाटक, सभी विधाओं पर लेखनी इन्होंने चलाई है। मतलब सभी विधाओं पर साहित्य की रचना की है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। राम रहीम, पूर्व और पश्चिम, ये क्या है? उपन्यास है। राम रहीम, पूर्व और पश्चिम, ये इनके उपन्यास है। गांधी टोपी, बिखरे मोती, क्या है? इनकी कहानी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिखरे मोती कहानी है, ये इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके बाद धर्म की दूरी, अपना पराया, नाटक आदि रचनाएं इन्होंने सभी विधाओं में मूल रूप से कथाकार ही माना जाए। मतलब कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी, संस्मरण। लेकिन इनकी जो पहचान बनी है, किससे बनी है? ये कहानी से बनी है। मतलब कथाकार, ये कहानीकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी कहानियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध रही हैं। कथा साहित्य में इन्हें शैली सम्राट के रूप में जाना जाता है। मतलब देखो, एक है कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, जैसे कि वो हैं कौन? प्रेमचंद जी। लेकिन शैली सम्राट, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, शैली सम्राट। अब क्या है, कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ये आपका होमवर्क है। मैं हर क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, हर वीडियो में 2 क्वेश्चन, ये आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके कमेंट में, ये आप जरूर देंगे इनका जवाब। शैली सम्राट मतलब होता है जैसे शैली। अब क्या है शैली? मतलब कि जैसे मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ, अब क्या है, किसी को तो मेरी शैली अच्छी लगेगी, मतलब कि अच्छा लगेगी, मैडम अच्छा पढ़ा रही थी, या किसी को क्या है, शैली मेरी पसंद नहीं आएगी। तो वो शैली वो होती है जिसे हम क्या, कोई भी कहानी है, नाटक है, उपन्यास, जिस शैली में लिखते हैं या जिस शैली में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भाषा ही क्या है, भाषा का ही विषय होता है शैली। तत्कालीन राजनीति में गहरी रुचि थी। मतलब ये राजनीति में भी अच्छी रुचि रखते थे। गांधी के आदर्शों विचारों से इनका गहरा लगाव था। मतलब गांधीवादी विचारधारा के थे। अब गांधीवादी विचारधारा जैसे सत्य, अहिंसा और जो बुराइयां उस समय की फैली हुई थी, यानी समाज में जाति प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, तो इनकी कहानियों में जो गांधी की विचारधारा ये देखने को मिलती है। परकातरता इनकी कहानियाँ का प्राण तत्व है। पर दुखातरता, पर दुखातरता मतलब कि ये जैसे दूसरों का जो दुख है, जो दूसरों की दुख के देखकर अपना महसूस करना है। मतलब एक तरह से संवेदनशील शैली का होना। मान लीजिए
मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ और आपको क्या है, आप इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो क्या है, उसको आप महसूस कर रहे हो, तो आप मतलब किस हृदय के इंसान हो, संवेदनशील हो आप, ठीक है। तो इसी तरह पर दुख का आतरता, यानी दुख, दूसरों के दुख को देख कर क्या है ये बड़े दुखी हो जाते थे। उनकी कहानियों में सामाजिक जीवन का सच, मतलब सामाजिक जीवन का सच, मतलब समाज में जो घटनाएं घटित हो रही थी तो उन्होंने यथार्थ पर लिखी है, नहीं सच्चाई दिखाई है। कल्पना का क्या है, कल्पना का जो समावेश है इनकी कहानियों में बहुत कम दिखाई देता है। प्रभाव शैली है, सहज भाषा में उकेरा गया है। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा जो कहानी है या नाटक है, उपन्यास है, वो इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ लिख दिया कहानी संग्रह। अब ये कहानी संग्रह तो सिर्फ कहानियाँ ही इसमें संकलित की जाएंगी। कविता संग्रह होता है जिसमें कविता ही संकलित की जाती हैं। उपन्यास संग्रह तो इसमें उपन्यास ही आएंगे। लेकिन यहाँ है कहानी संग्रह, तो इसमें शायद सिर्फ कहानियाँ ही संकलित की जाएंगी जो एक से ज़्यादा होती है। तो इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी आदि, धर्मधुरी। तो एक बार जैसे कुसुमांजलि है, अपना पराया है, गांधी टोपी है, धर्मधुरी, ये इनकी कहानी संग्रह है। 2-3 बार इसे पढ़ोगे, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, 2-3 बार इसे सुनोगे, खाना खाते, खाना बनाते, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम करते सुन लोगे तो भी याद हो जाता है। आप ही ने कहा था कि मैम कहानी भी जो आपने बीच में छोड़ दी है, मैंने कहा करवाऊंगी, लेकिन कमेंट आ रहे थे कि मैम कहानी की सीरीज आपने छोड़ दी, उसको लगातार करवाइए, तो इसलिए मैं लगातार एक दिन आपकी क्लास होगी जो कि जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एक दिन आपकी कहानी नाटक की, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन आपकी, मतलब जो सिर्फ यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगी, एक दिन सभी के लिए कॉमन होगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कानों में कंगना कहानी 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब मैं आपको बताती हुई चलूँगी, ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये लाइन बिल्कुल अपने जहन में बैठा लेना। इसमें क्या है, अगर आपको ये कहानी लिखनी आती है सब्जेक्टिव में तो भी आप इसे लिखेंगे। अगर सिर्फ यूजीसी नेट पर ही जिसका फोकस है तो उनके लिए, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर और नेट के लिए, तो ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। कानों में कंगना कहानी वर्ष 1913 इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना क्या है, पहले तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न दिखाई देंगे। तीनों में पहले तो कानों में कंगना क्या है, कहानी है। एक प्रश्न होगा, भी हो सकता है ये आ जाए कि कौन सी विधा की है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो याद रखेंगे कानों में कंगना क्या है, कहानी। अब ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1913 में 2 प्रश्न बन गए। अब ये कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 3 प्रश्न बन गए। चौथा प्रश्न और बनाऊंगी कि कानों में कंगना कहानी किसकी है, तो राधिका रमन प्रसाद की ये कहानी है। तो या एक लाइन में मैंने 4 प्रश्न आपको बता दिए। तो ये शैली होनी चाहिए, किस तरह से याद किया जाता है प्रश्न, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये एक मार्मिक कहानी मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है, मतलब जिसको सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कितनी दर्द भरी कहानी है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। ये कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाली है, सूक्ष्म, इन्हीं सत्रों को सूक्ष्म वर्णन करती है, मतलब कि जागृत करने वाली। विवेक मतलब होता है बुद्धि। अब क्या है, जैसे मतलब ये ये कहानी लिखी है जिस कहानी में इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं, जो समस्याएं हैं, अगर कोई सच्चे हृदय से ही कहानी सुन रहा है और उसको महसूस कर रहा है, जिस इंसान में ये अवगुण होंगे तो वो अभी ये कसम खाएगा कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। एक देखा जाए तो ये प्रेम विवाह की कहानी है, यानी किस प्रकार से एक युवक प्रेम विवाह करता है, उसके बावजूद अपनी पत्नी को धोखा देता है, और वो क्या है, आकर्षित किसी और के आकर्षण पर क्या है, अपना सब कुछ लुटा देता है। लेकिन जब उसे पछतावा होता है तो तब तक वो पछतावा किसी काम का नहीं। अगर आप किसी चीज़ का प्रायश्चित कर रहे हो ना, मान लीजिए गलतियां सबसे होती है, लेकिन उसका प्रायश्चित तब तक करो जब उस प्रायश्चित का महत्व है। जैसे हमारे देश का कानून है,
तो उसमें सज़ा तब दी जाती है जब उस सज़ा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, जो कसूरवार है, जो दोषी है, वो अपनी ज़िंदगी जी चुका होता है, और जो चाहता है कि मुझे न्याय मिले वो चक्कर काट कर थक चुका होता है, और वो एक तरह से हार मान लेता है कि या तो वो ही मर जाता है पर उसे न्याय नहीं मिलता। तो वो इसी प्रकार की कहानी है। मतलब कि ये क्या है, अभी मेरे में भी गलती है, आप में भी कुछ तो, लेकिन उसका प्रायश्चित हमें तब तक करना चाहिए जब समय रहते प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन ये इंसान जब प्रायश्चित करता है, जब पछतावा करता है, तब उसकी प्रायश्चित का कोई महत्व ही खत्म हो जाता है। तो देखेंगे आप इसे ध्यान से। इस कहानी में वासना और प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया। मतलब वासना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, और प्रेम एक अलग चीज़ होता है। वासना तो इंसान, देखो वैसे तो प्रेम मेरे हिसाब से देखा जाए तो जिससे हम प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं हम वासना की फीलिंग भी उसी के साथ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो समाज में जो प्रेम किसी से करते हैं, वासना किसी से करते हो, तो मेरा मतलब तो ये है कि प्रेम फिर उसी को किसी से प्रेम है ही नहीं अगर वो वासना किसी के दूसरे से कर लेता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें एक इंसान के साथ ही दोनों रिश्तों को निभाना चाहिए, चाहे वो प्रेम का हो चाहे वासना का। लेकिन इसमें ये दिखाया गया कि एक इंसान प्रेम किसी से करता है और वासना किसी और के साथ निभाता है। तो अगर किसी के साथ धोखा भी हो रहा है ना, तो वो इसमें इस कहानी को देखकर पढ़ लेना। वैसे आपकी उम्र इतनी आ गई है कि आप इसमें अंतर समझ सकते हैं। ये कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः जाहिर करती है। स्वतः मतलब अपने आप, स्त्री की क्या स्थिति है उस समय के समाज। ये कहानी अब की नहीं है, ये मैं 1913 की बात कर रही हूँ, 1913 में। और ये मेरा मानना है कि अब भी बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी है जो 1913 की ज़िंदगी जी रही हैं। हम तो आप तो पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी भी ऐसे शोषण सहन कर रही हैं। मैं बोलती हूँ हर वीडियो में, ठीक है, खुलकर बोलती हूँ, आपको पता है इस बात का। ये रचना पुरुष निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार किया गया है। हालांकि ये कहानी एक पुरुष के निर्बल प्रवृत्ति, मतलब कभी किसी दूसरी स्त्री के सुंदरता पर आकर्षित हो जाता है और अपने प्रेम भाव को भूल जाता है, मतलब आकर्षण की कहानी है। और इसमें आकर्षण और प्रेम का भी अलग अलग महत्व दिखाया गया है कि इसमें क्या अंतर है। लेकिन आज सिर्फ पुरुष भी नहीं, स्त्रियां भी, मैं सिर्फ पुरुषों पर ही लांछन नहीं लगाऊंगी। आजकल कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं जो हर दिन आप पेपर में पढ़ते रहते हो, तो इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र आप देखेंगे, किरण कहानी को नायिका पात्र योगेश्वर की पुत्री है। अब ध्यान से आप इस कहानी को सुनेंगे, पहले आप पात्र देखेंगे, सुन लेना पात्र। जैसे मैं कहानी सुनाती चली जाऊंगी वैसे ही आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। और ये कहानी आपने ओरल रूप से सुन ली तो मैं गारंटी लेती हूँ एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये पात्र भी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी समझ में आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे, किरण क्या है, कहानी की नायिका है। मतलब ये कहानी क्या है, किरण पर चलती नायिका, मतलब ये कहानी जिस पर लिखी गई है। और योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर कौन है पहले ही देखें। अब नरेंद्र कहानी का नायक है, मतलब नरेंद्र और किरण क्या है, पति पत्नी है, जो कि किरण का पति है, ठीक है। एक दो देखेंगे, किरण क्या है, नायिका है, योगेश्वर की पुत्री है, और नरेंद्र कौन है, नायक है, किरण का पति। आगे बढ़ते हैं, योगेश्वर। योगेश्वर कौन है भाई, अब यहाँ देखा आपने योगेश्वर किरण का पिता है लेकिन नरेंद्र का गुरु है, लेकिन आगे चलकर ये नरेंद्र का ससुर बन जाता है। तो देखेंगे अब जूही कौन है, जूही नरेंद्र का प्रेम पत्र किरण तक पहुंचाते। भाई ये क्या है, ढाके का काम कर रही है, ठीक है। जूही क्या है, नरेंद्र का प्रेम पत्र किरण तक पहुंचाती है। और कहानी की नारी क्या है, एक मिनट रुकिए, सहायक पात्र मतलब ये भी कहानी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में इसका भी योगदान है। एक तरह से देखा जाए तो जूही आप किरण की सहेली कह लीजिए। अन्य पात्र देखेंगे, इसमें क्या, किन्नरी है, मोहन और किन्नरी। अब एक किन्नरी कौन है, किन्नरी है एक नर्तकी है, और इसी पर क्या है, सारा जो इस कहानी का जो सर्वनाश होता है कि जो नरेंद्र जी इसी के पीछे करते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी। मैंने हालांकि कहानी पूरी समझाई नहीं है, लेकिन हिंट से आप समझ गए होंगे। आप काफ़ी समझदार हो, शादीशुदा भी होंगे, बच्चे वाले भी होंगे, नहीं होंगे तो भाई आप उस उम्र के पड़ाव में पहुंच चुके होंगे। कानों में कंगना कहानी की समीक्षा। अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे तो आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे।
राधिका रमन प्रसाद सिंह को कहानी में कंगना का प्रारंभ वार्तालाप शैली से है। अब प्रश्न ये बनेगा कि कहानी कानों में कंगना किसकी है, तो राधिका रमन प्रसाद सिंह इसके क्या है, लेखक है। अब इस कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वार्तालाप शैली से। वार्तालाप शैली मतलब कि बातचीत। मान लीजिए कि मैं क्या आपको सुना रही हूँ, लेकिन आप कमेंट कर रहे हो, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। जैसे कि मैं कभी लाइव आती हूँ, आप कमेंट करते हो, मैं उसका जवाब दे, तो एक वार्तालाप, हमारे बीच क्या है, बातचीत हो रही है। ठीक है, वार्तालाप मतलब बातचीत होना। सुरम्य वातावरण में कली सदृश खिली किरण का यौवन किसी भी बांधने वाली सत्ता को चुनौती देता है। मतलब सुरम्य वातावरण मतलब वातावरण बड़ा सुहावना है। कली सदृश, कली मतलब कि जैसे कोई फूल होता है, उसमें थोड़ी सी देखा होगा ना आपने, मुलायम मुलायम सी टहनी सी निकलती है, चाहे फूल हो या चाहे कोई पेड़ हो, तो बिल्कुल पतली सी कोमल से निकलती है। सदृश मतलब समान, जो किरण है एक कली के समान है, मतलब उसका यौवन है, जिसको आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना कि अडोलसेंस, यानी जो कि बचपन जो आगे बढ़ता है और जवानी के बीच का पड़ाव होता है, यानी बचपन और जवानी के बीच का जो पड़ाव होता है उसे क्या है, यौवन बोलते हैं। मतलब पूरी तरह से जवान नहीं हुई है उसकी उम्र, किसी भी बांधने वाली सत्ता को चुनौती देती, मतलब कि एक तरह से जो भी उसे देखे तो आकर्षित हो जाए, ऐसी सुंदर लग रही है वो। फिर भी अपने प्रेमी के साथ दाम्पत्य के पास में बंधती है, मतलब फिर भी अपने प्रेमी के साथ वह दाम्पत्य के पास में बंधती है। दाम्पत्य मतलब एक पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दाम्पत्य बोलते हैं। और ऐसा बंधन जो प्रेम को संकुचित नहीं बनाता है, अपितु अति विस्तृत क्षेत्र में अपना समेट लेता है। लेकिन भाई मैं इस कहानी में ये लिखा जरूर गया, लेकिन मैं उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ, मेरी विचारधारा बिल्कुल, हालांकि लेखक को आप वही करना जो एक लेखक है, लेकिन जब आप इस कहानी को लिखो ना तो अपने दृष्टिकोण 2-3 लाइनें जरूर लिख देना। अगर मैं इस कहानी को लिखूंगी तो मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि मैं इस प्रेम को विस्तृत प्रेम नहीं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊँगी जो इस कहानी में दिया गया है। इस कहानी में ये दिया गया है कि क्या है वो, एक जैसे कि मैं आपको बताया वार्तालाप शैली से कहानी शुरू होती है, उसके बाद एक वातावरण दिखाया गया, बड़ा अच्छा वातावरण है, और उसमें क्या एक नायिका है जो कि एक प्रेमी यानी अपने प्रेमी के साथ दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए जो उसकी उम्र हो चुकी है, और वो क्या है उसका प्रेम क्या विस्तृत है, विस्तार है, जो कि एक संकुचित प्रेम नहीं है, एक संकुचित मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, जो बिल्कुल कि आप कहते हैं ना कि अपने तन मन धन से किसी के प्रति समर्पित होना, उस तरह का प्रेम है। लेकिन ये नायिका का प्रेम है, नायक का नहीं है। नायक तो इससे बड़ा दगाबाजी करता है, ठीक है। देखेंगे कहानी के प्रारंभ में नरेंद्र किरण से पूछता है, अब कहानी शुरू हो गई है। कहानी के प्रारंभ में नरेंद्र किरण से पूछता है तुम्हारे कानों में क्या है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे कानों में क्या है, उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। तो अब क्या है कि जो कानों में कंगन होते हैं वो हाथों में पहने जाते हैं। हो सकता है कि इसमें कोई पुरुष पात्र देख रहा हो, इस कहानी को सुन रहा हो, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ, शायद उनको ध्यान ना, वैसे तो आजकल सभी को पता होता है कि गिफ्ट देते हो आप। तो कंगना मतलब हाथ में पहने जाने चूड़ियाँ होती है, एक तरह से देखा जाए चूड़ी से थोड़ा मोटा होता है, जिसको कड़ा बोलते हैं, ठीक है। वो कंगना मतलब चूड़ी से थोड़ा मोटा होता है, लेकिन महिलाएं तो जानती हैं। लेकिन वो इतनी भोली है कि उसको क्या कानों में पहन रखा है। अब वो पूरे आगे बताऊंगी कैसे कानों में वो पहनती है। नरेंद्र उसके कानों में कंगन उतार लिया, अभी क्या उसने पहन रखा है, तो क्या है किरण के हाथों में पहना दिया। अब उसने क्या है कि नरेंद्र ने क्या किया, उसके कानों में जो कंगन उसने पहन रखे थे उसके कानों में से हटाकर उसने हाथों में पहना दिया। ये कौन करता है, ये नरेंद्र करता है किरण के साथ। किरण के पिता योगेश्वर जो उन दिनों प्रेम के संबंध में ज्ञात हो जाते हैं, वह किरण तथा नरेंद्र का विवाह करवा देते हैं। अब क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ में आ जाए। योगेश्वर नरेंद्र को शिक्षा देते हैं, और ये एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा देते तो पूरी तरह से ही है। योगेश्वर कौन है, नरेंद्र के गुरु है, और नरेंद्र योगेश्वर के घर पढ़ने आते हैं, और किरण क्या है योगेश्वर की बेटी है, मतलब कि उसके गुरु की बेटी है, ठीक है। लेकिन जब उसको पता चलता है योगेश्वर को, उसके गुरु को, किरण और नरेंद्र का प्रेम प्रसंग है, तो उनसे वो शादी करवा देते। लेकिन अभी इतनी आसान से शादी नहीं होगी, थोड़ा ये तो मैंने वैसे मूल इसमें बता दिया है, अब आगे और इसमें पढ़ावाएंगे। विवाह के पश्चात नरेंद्र तथा किरण 2 साल मुरादाबाद में हंसी खुशी गुजारते हैं, मतलब विवाह हो जाता है उनका कुछ सालों के बाद, और वो हंसी खुशी क्या है ये कहानी शॉर्ट तरीके में लिख रखी है ताकि आपको लिखने में कठिनाई ना हो सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है।
तो ये है कि मतलब कि 2 साल के बाद वो रहते हैं हंसी खुशी और अपना प्रेम जो विवाह है उसको हंसी खुशी बिताते हैं। एक दिन नरेंद्र मोहन के यह नृत्य देखने जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सुना देती हूँ ये कहानी, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। तो उसमें क्या है, कुछ गिफ्ट के जैसे जाते हैं ना, गुरु दक्षिणा उस समय होती थी, तो ये नरेंद्र ही उसको क्या है वैसे मतलब कि कुछ अपने गुरु के लिए भी दक्षिणा लेकर जाता है, और क्या है इसे किरण के लिए वो कंगना लेकर जाता है। लेकिन क्या है कि अभी किरण उसका जो है गुरु मना कर देता है, लेकिन किरण उस कंगना को उठाकर भाग जाती है। तो इससे उसे एहसास होता है कि योगेश्वर को कि इनमें प्रेम प्रसंग है, तब वो शादी करवाता है और वो कंगना उठा कर ले जाती है, फिर वो कानों में पहन लेती है। वो इतनी बोली है, उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ पहनने की चीज़ है, कि हाथों में पहनने की है, कानों में, तो वो कानों में पहन लेती है, इतनी बोली है वो। अब क्या है, शादी भी हो जाती है, गिफ्ट भी दी जाती है, फिर क्या है, अब देखो मोहन के यहाँ नृत्य देखने जाता है। अब मोहन क्या है, उसका दोस्त है जो कि एक नृत्य उस समय, आजकल भी होता होगा, हमें तो इसका एहसास नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा होता था जैसे कि पुरुषों के शौक होते थे मनोरंजन करने के। आजकल के तो फ़ोन में शौक मतलब मनोरंजन, उस समय शौक होता था कि नर्तकी के यहाँ नृत्य देखने जाने के लिए। यहाँ एक किन्नरी के चंगुल में फंस जाता है। अब क्या है कि वो नाचने वाले के चंगुल में फंस जाता है। कौन फंस जाता है? नरेंद्र फंस जाता है। उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, एक तरह से देखा जाता है उसे आकर्षण हो जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने वहाँ बनाकर ले जाता है, नहीं बहाने बनाकर ले जाता है और उस किन्नरी को दे देता है। मतलब कि वो क्या है, सारे गहने जो अपनी पत्नी किरण को मतलब बहाने बनाकर ले जाकर और किन्नरी को दे देता है, मतलब नाचने वाली को देता है। लेकिन वो बेचारी इतनी समर्पित अपने प्रेम के प्रति, भाई आजकल अगर किसी के घर में ऐसा पति है ना, तो तुम प्रेम के प्रति समर्पित मत होना, ठीक है। कभी वो मांगे वही चीज़ निकाल के दे दे, हिसाब किताब रखना अपना, ठीक है। तो वो क्या है, वो दे देती, इतनी बोली है, वो ले जाकर देता रहता है, वो देती रहती है बेचारी। इतना मतलब एक दूसरे देखा जाए बिल्कुल प्रेम में डूबी है और अपने प्रेम से पूरी निष्ठा से निभा रही है, पूरी तरह से समर्पित है। एक दिन नरेंद्र का ये रहस्य उसकी पत्नी किरण को ज्ञात हो जाता है। अब कहते हैं ना कि सच तो एक दिन तो सामने आता ही है। वो पहले तो उस पर आवाज़ नहीं उठाती है, मतलब वो इतना विश्वास करती है, लेकिन वो उसे दगा देता रहता है, विश्वासघात करता है। लेकिन एक दिन हर रहस्य से पर्दा उठता ही है ना, तो उसी प्रकार इसका उठ जाता है। और ये इस प्रकार का पुरुष है। वो तुमने गाना सुना है ना, यार मेरा तितलिया वरदा, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, मोहम्मद वो वाला है कि वो इस तरह की कुछ बोला कि आंखों में आंखें डालकर दगा करता है, तो वही ये इंसान कर रहा है, ठीक है। वो किरण के साथ दगाबाजी कर रहा है और वो क्या है, वो हर एक अब मेरा हर एक से वफा करता है, वो इस तरह की कुछ बोले। मैं गाकर तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आपको याद होगा, सुना होगा किसी ने। किरण दुख के अथाह सागर में डूब जाती। अब एक पत्नी के लिए उसका पति धोखा देता है, तो एक तरह से मतलब कि जो विश्वास के साथ समर्पित होती हैं, जो समर्पित नहीं होती उनके लिए तो कोई नई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से जो निष्ठा से जो भारतीय जो एक पत्नी होती है उस तरह से निभाती हो, तो वो एकदम से टूट जाती है अंदर से कि मेरे साथ ये क्या हुआ। बिना कोई शिकायत करे दुनिया से चल बसते। अब उसको इतना धक्का लगता है कि वो बिना कुछ शिकायत करे दुनिया से चली जाती है, ठीक है। वो मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, जो आज की पत्नी होती तो पहले उसका पूरा हिसाब किताब करती, लेकिन ये उस समय की पत्नी है। नरेंद्र तब तक किरण के सभी गहने किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका होता, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा है, सारे गहने वो उसको न्यौछावर कर देता है नर्तकी को। किरण के पास 2 कंगन बचे थे जो उसको गिफ्ट में मिले थे। अब बताया था ना मैंने कहानी की शुरुआत में, जो गिफ्ट में मिले थे वही कंगन बचे हैं, जो नरेंद्र ने उसे गुरु योगेश्वर को भेंट किए थे। योगेश्वर गुरु कौन थे? उसके पिता थे, यानी किरण के पिता थे, तथा उसने पहले किरण से अपने कानों में पहनाए थे। मतलब किरण ने वो कानों में पहन लिए थे ना, फिर उसने कानों में से निकाल कर नरेंद्र ने उसके हाथों में पहनाए थे। वो घटना याद करो। किरण इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब क्या है, अब किरण मतलब अब इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उस पति को बाद में एहसास होता है कि तूने क्या कर दिया, लेकिन उस एहसास का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसे बहुत आत्मग्लानि होती है, मतलब कि उसे शर्मिंदगी होती है अंदर से महसूस, लेकिन उसके बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। भाई अब पछताए क्या, वो अपने सुना ही हो गया, पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत तो वही है कि अब कोई
फायदा नहीं होता है, वो तो बेचारी दुनिया से चली गई है। भारतीय जीवन पद्धति में दाम्पत्य पवित्र और सशक्त मेरुदंड, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। जिस तरह से एक बात है, जब एक इंसान का शरीर होता है ना, आपने कई बार कहीं देखा होगा, मैंने तो एक बार देखा था कि बिल्कुल युवा लड़का था 26-27 साल का, उसके रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। तो मतलब पूरी तरह से वो पूरा शरीर एक रीढ़ की हड्डी पर टिका होता है। तो वो गाड़ी भी चला रहा था वैसे तो, लेकिन वो स्पोर्ट से मतलब कि वो न उठ पाता है, न चल पाता है, न लेट पाता है, उसे दूसरे की सहारे की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से होता है एक दाम्पत्य जीवन, जो भारतीय दाम्पत्य जीवन, एक पति पत्नी में जब प्यार होता है, एक दूसरे के प्रति वफादारी होती है, तो ही वो गृहस्थी आगे चलती है, वरना बिखर जाती है। उसी तरह से तो इनकी जो गृहस्थी वो बिखर चुकी है, जिसे निकल कर क्षणिक सुख में मिल जाता है। मतलब कि वो इंसान एक क्षणिक सुख के लिए, एक वासना के लिए अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर देता है। ऐसा सुख दीर्घकालिक नहीं हो सकता। मतलब ऐसा सुख है जो अगर किसी पुरुष में ऐसी जो अवगुण आ जाते हैं, जो भार अयासी करता है, पत्नी को धोखा देता है, उस पर अपनी जो एक कष्ट की कमाई लुटाता है, तो फिर वो सुख क्षणिक होता है, वो दीर्घकालिक लंबे समय तक नहीं टिकता है, वो गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। किरण प्रकृति की निर्मुक्त गोद में संसार में जटिल जाल में बंधती है। मतलब अभी क्या अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। अलौकिक भोलापन, यानी कि अलौकिक मतलब कि उसमें एक जो प्राकृतिक, देखा हुआ ना कहीं का चेहरा ऐसा होता है जो चेहरा देख कर ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का भोला इंसान है। मतलब एक स्वच्छ निश्चल उसके चेहरे पर, जैसे आपने छोटे बच्चे पर देखे होगी, उसकी वो अपने प्राय में भेद, उसी प्रकार का इसका व्यवहार है। किसका है? किरण का। निरसंग उच्छ्वास वाली किरण अब दाम्पत्य के सांचे में नए रूप में उपस्थित होती है, तब उसका एक अलग सा सौंदर्य सामने आता है, जब एक ऐसा उसे पहचानना तक मुश्किल है। मतलब कि जब आपने देखा कि भारतीय जो लड़कियों की शादी होती है ना, शायद कोई कि मैम क्या बता रही है, तो उसमें एक निखरता एक आ जाती है, एक निखार अलग सा होता है शादी के तुरंत बाद का। क्यों होता है? मतलब कि ये होता है कि जब उसे अच्छा घर बार मिल जाता है तो वो महसूस करती है कि मेरी जो गृहस्थी है एक वो अच्छे इंसान के साथ मैं जीवन बिता रही हूँ। तो उसी तरह का उसके मतलब वो इतना विश्वास करती, वही निखार उसके चेहरे पर आया हुआ है, किरण के चेहरे पर। लेकिन आगे चलकर क्या होता है किसी को एहसास नहीं है। उसका हृदय प्रसन्न एवं संतुष्ट है, वो अपने पति से प्रसन्न है और उसके साथ खुश भी है। अतः भारी चेष्टाओं पर भी उसका प्रतिबिंब दिखता है। और जो एक भारतीय नारी है ना, वो कभी भी अपने चेहरे पर अपने ये चेष्टा नहीं लाती है कि वो अपने प्यार को कभी जाहिर नहीं होने देती है। हालांकि वो अंदर से प्रेम करती है, लेकिन वो क्या है अपने जो चेहरे पर दिखाती नहीं है। लेकिन उसका बंधन पास में बांधने वाला स्वयं उसके बंधन बंध कर ही रह पाता है, वह विद्रुपता है। मतलब उसका बंधन है वो मतलब उसकी जो एक लोकलाज होता है ना, वो उसमें बंध कर रह जाती है। उसकी आंखें तब खुलती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मतलब उसे जब अपने पति जो उसके साथ धोखा कर रहा था, जब उसे पता चलता है जब सब कुछ लूट चुका होता है, तो उस तरह से जब इंसान बहुत मतलब एक अति होते हैं ना, किसी भी रिश्ते पर आप विश्वास करके देखिए और वो आपको एहसास तक नहीं होने देता, तब इंसान मतलब उसके पास और कुछ नहीं बचता है जान गंवाने के सिवा। और समाज में ऐसे तत्व सदैव अपनी चालबाजी दिखाते रहते हैं। मतलब वो कोई भी रिश्ता है, वो चालबाजी, चाहे वो आपका प्रेमी है, पति है, भाई है, या आपके माँ बाप जो भी है, आपके दोस्त हैं जो भी, लेकिन वो चालबाजी लंबे समय तक नहीं टिकती, जिससे किसी और का घर खत्म हो जाए। आधुनिक समाज में यही बड़ी समस्या है। दाम्पत्य वाला आधार कमज़ोर हो रहा है, उसके लिए कहीं पुरुष जिम्मेदार है तो कहीं स्त्री, परंतु नुकसान दोनों का ही हो रहा है। कहने का अभिप्राय, मैंने कहानी आपको शुरुआत में पढ़ाई थी, तभी मैंने आपको बताई थी कि मैं यहाँ सिर्फ पुरुष पर ही, ये कहानी तो पुरुष की है, लेकिन ये कहानी जो उस समय के समाज में भी, आज के समाज में भी, आज स्त्रियां भी जो दगाबाजी में, धोखेबाजी में पुरुष से पीछे नहीं रही है, वो भी जब ये वो भी क्या है बराबर इसकी जिम्मेवार है। मैं ये एक औरत होकर कभी नहीं कहूँगी, वो सभी तो नहीं है, सभी पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ऐसा करती हैं तो उसके पुरुष भी जिम्मेवार है और स्त्री भी जिम्मेवार है। किस तरह से बच्चे भी क्या है इसका शिकार होते हैं, गृहस्थी टूट जाती है, तो इस कहानी में दिखाया गया है। तो ये कहानी आपको बहुत ही आपके परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये भविष्य के लिए भी एक सचेत है। ठीक है, अब क्या है इस कहानी में हम कथन देखेंगे, किस प्रकार के कथन हैं दिए गए हैं।
देखो संध्या हो चुकी है, संध्या मतलब कि जो होते हैं दोपहर के बाद में, बिल्कुल रात भी नहीं है और एक शाम का समय है, मतलब ये कहने के जैसे 4 बजे के 5-6 का ऐसे समय होता है ना, वो शाम संध्या का हो चुका है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा में देख रही थी। वह पतली सी किरण अपनी मृत्यु शैया पर शून्य निर्वल कांड में क्या ढूंढ रही थी, कौन कही। मतलब कि शाम का समय है और जो पर्वत होते हैं जो उसमें थोड़ी थोड़ी जैसे किरण होती है ना, जो सूर्य की किरणें वो डूबने की कगार में, थोड़ा जैसे सूर्य डूबने वाला होता है, थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है, जैसे सुबह के में लालिमा होती है तो उसमें इतनी किरणें नहीं होती, लेकिन शाम के में डूबने वाला उसकी और उसमें थोड़ा सा समानता भी है, थोड़ी सी असमानता भी है। वो आप महसूस कर सकते हो आप देख भी चुके हैं और हर दिन देखते भी हुए। पतली सी किरण, ये नहीं बिल्कुल पतली कमज़ोर हो गई है। मृत्यु से या निर्वल कांड में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एक टक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे वहाँ क्या हो रहा था वह ज्योति मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी बंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मतलब देखो जब हम किसी भी इंसान के प्रति वफादारी करते हैं तो हमारी नज़रें बिल्कुल समर्पित हो जाती है। आपने कभी अगर ऐसा भाव देखा होगा, महसूस कीजिए, तो बिल्कुल हम जैसे कि हम जैसे हम पूजा करते हैं तो हम जब भी फोटो रख के पूजा करते हैं तो आपको देखा होगा बिल्कुल हम पूरी तरह से भगवान पर, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मांगते हो ना, तो बिल्कुल आप ऐसे कि मतलब कि आपको कुछ सुन के सिवा किसी पर विश्वास नहीं, भगवान मेरी सुनना। इसी तरह से तो एक जो भारतीय नारी है तो भारतीय नारी की तरह बिल्कुल उनको अपने पति को स्नेह भरी निगाहों से देखती है, एक विश्वास भरी निगाहों से देखती है और एक प्यार से एक स्नेह से ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन उसे जब धोखा मिलता है तो सब कुछ लूट चुका होता है। मैंने चटपट उसके कान में कंगन उतार लिया, फिर धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उसकी घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया किरण आज की घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई। वो इतना दगाबाज इंसान है। आजकल के होते हैं ना लड़के, उस तरह का है। आजकल के सभी तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं। मैंने चटपट मतलब कि जब वो बताया ना मैंने कि वो बोली थी इतनी कानों में कंगन, अब वो कानों में कंगन पहन कर उसके आगे बैठ गई है। अब महसूस करो, मुझे तो आँखों में आंसू, लेकिन मैं ये इसको यहाँ पढ़ी तो मुझे हंसी भी आई थी। पहले तो मैं खूब रोई थी। मैं थोड़ी संवेदनशील हृदय की हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब कि उसने कानों में से कंगन उतरने वाली पगली ये हाथों में पहनने के, तो उसके हाथों में पहना रहा था। ये कहानी मैंने आपको शॉर्ट रूप में दी है, इसको विस्तार से मैंने पढ़ा था, लेकिन आपके सामने शॉर्ट में इसलिए लाए गए क्योंकि इतना विस्तार लिखना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये शॉर्ट तरीके से लाए गए हैं। तो वो कानों में कंगना उसे हाथों में पहना रहा था कि आज की जो मेरी घड़ी है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मरते दम तक मुझे याद रहेगी। लेकिन वो तो भाई शादी के बाद ही भूल जाता है, ठीक है। उसके कथन और करनी और कथनी में जो अंतर होता है वो उसमें दिखाई देता है। समय का अद्भुत चक्कर। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ के मुंह से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। या कामदेव से मतलब क्या है? कामदेव से मतलब जो कामदेव है, हालांकि कामदेव को एक देवता माना गया है, लेकिन कामदेव जो है वो वासना के देवता हैं। कामदेव मतलब वो कि जिससे बाहरी सौंदर्य पर आकर्षित हो जाता है, बाहरी सुंदरता पर होता है। लेकिन जो प्रेम भाव है वो एक जो सच्चा प्रेम होता है कि भक्त का एक ईश्वर के प्रति, एक माँ का अपने संतान के प्रति होता है, वो प्रेम भाव एक सात्विक और निश्चल होता है। वो तो देखा जाए तो एक पति पत्नी का भी होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कामदेव की भावना होती है, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया उसमें कामदेव वो एक क्या है, एक नर्तकी के कामदेव पर, उसमें कामदेव ज़्यादा ही प्रभावित हो जाता है वो कामदेव से, जो उस प्रेम को भूल जाता है वो। ये वहाँ कहाँ की प्रकृति, निर्मुक्त गोद, कहाँ का जटिल बंधन, पास मतलब बंधन, कहाँ से कहाँ पड़ी अलौकिक भोलापन, निसंग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए उन वन फूल की विमल कांति, लौकिक चैन की मावे मनोवीरता परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से निरुबाचित करने का अवसर कहाँ से मिले, मलवायु से मिलकर मलयाचल के फूलों को पूछताछ क्यों करो। तो ये कथन है ना, ये कथन वो मृत्यु के समय किरण महसूस कर रही है। क्या मतलब कि एक दृश्य देख रही है, बस उसे कोई शिकायत नहीं है,
शिकायत है तो सिर्फ उसे अपने आप से है कि काश मैं मतलब कि इस पर इतने होता है ना कई बार कि जब हम किसी भी इंसान को बिल्कुल जी तोड़ के कि मतलब कहते हैं ना कि कोई भगवान उतर के आ जाए तो भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, फिर वही इंसान जब हमें धोखा देता है ना तो फिर इंसान है ना वो खुद भी आकर भी कहे ना कि मैं अगर दोबारा से वो खुद भी आकर कहे कि मैंने गलती नहीं की तो भी विश्वास नहीं होता है। तो इसी तरह सा धक्का उसको लगा है और वो जो मृत्यु के समय से महसूस कर रही है। इतने दिनों की धर्म शिक्षा अवसर पूज्य लक्ष्मी, यानी वो लक्ष्मी के समान है, ऐसी औरतें होती है वो लक्ष्मी के समान होती है। दादाओं की कुल प्रतिष्ठा मतलब अपने परिवार की कुल की प्रतिष्ठा रखने वाली पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उसे प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और बढ़ती गई, किन्नरी की चिकनी बातें घी से बरसाती रही, घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। अब ये नरेंद्र का जो कथन है, नरेंद्र को पश्चाताप हो रहा है कि इतनी वो महसूस कर रहा है कि उसने जब तक वो मेरे साथ थी एक धर्म के बंधन में बंधी हुई थी, वो एक लक्ष्मी के समान थी, अपने कुल की प्रतिष्ठा रखने वाली थी, एक पवित्र स्त्री थी, और लेकिन मैं किस प्रकार से उस नर्तकी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। भाई उसका तो काम था, भाई वो नर्तकी का तो काम था पैसा कमाना, वो तो उसका व्यवसाय था एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ उसकी थोड़ी ना गलती है, गलती तो नरेंद्र की। वैसे तो इन औरतों की भी गलती है जो इस तरह का व्यवसाय को आगे बढ़ावा देती हैं, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है, लेकिन जो ज़्यादा जिम्मेवार है वो नरेंद्र है जो इस तरह का उसे जो जीवन साथी मिला है फिर भी उसने धोखा दिया। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह नरेंद्र की गलती है। घर बार उसका घर बार सब कुछ जल गया था, जो कि अब क्या बचा था, कुछ नहीं। कि जो कि जो लेकिन जो जो मैं क्या है उसमें जलता चला गया, मतलब उसके आकर्षण में बंधता चला गया, मैंने कुछ दिखाई नहीं दिया, वो ऐसा महसूस कर रहा है। जलने की इच्छा जलाती गई, मतलब मैं और क्या उससे मिलने की जो इच्छा मुझे जलाती गई। आंखें मुख पर जा पड़ी कंगन थे, आंखें मुख पर जा पड़ी वही कंगन थे, वैसे ही कानों में घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग सी, तड़ित मतलब बिजली, जैसे बिजली कड़कती है ना, बिल्कुल बहुत आपने गर्जना देखी होगी बिजली की तो वो महसूस करो। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। अब देखो आपने शकुंतला और दुष्यंत का जो आपने कालिदास का जो नाटक पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, उसमें क्या है शकुंतला और दुष्यंत भी अपने शकुंतला जो उसका बेटा होने वाला होता है, लेकिन वो अंगूठी पहना कर चला जाता है कि मैं बाद में आपको क्या है जो सेना के समेत आपको शादी करने आऊँगा, मिलने आऊँगा। तो बाद में क्या वो भी शकुंतला को धोखा देता है, लेकिन वो तो एक श्राप के कारण देता है। लेकिन यहाँ भी उससे मिलती जुलती घटना है, ठीक है, तो उसी घटना को यहाँ दोहराया गया है। शकुंतला उस पल याद गई, लेकिन एक वो शकुंतला के समान है, कौन है, किरण है शकुंतला के समान, और जो दुष्यंत के समान कौन है, नरेंद्र है, क्योंकि दुष्यंत भी शकुंतला को धोखा देता है। ये राजा महाराजा की कहानी है उस समय की। चक्रवर्ती राजा थे, दुष्यंत क्या थे, एक सौभाग्यशाली चक्रवर्ती राजा थे, और शकुंतला कौन थी, एक राजकुमारी थी जो अपने प्राण प्रियो आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला, लेकिन किरण तो इस भूतल पर न थी। ये उससे भी ज़्यादा दर्द भरी कहानी है। दुष्यंत शकुंतला को तो क्या है, दुष्यंत तो फिर बाद में पश्चाताप करके शकुंतला को ले आता है, अभी वो तो बाद में पश्चाताप करके उसे ले, लेकिन किरण इस धोखे को सहन नहीं कर पाती है। उसने तो आकाश पाताल करके दुष्यंत शकुंतला को मना लिया था, वो ले भी गया था उसे, साथ उसे शादी भी कर ली थी, लेकिन क्या है किरण ये सदमा महसूस मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो अपने क्या मर जाती है। तो इसमें क्या है, इस तरह प्राण देकर भी आता पता परलोक में ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति दिनहीन मानव में कहाँ है। मतलब कि वही शकुंतला सबकी ऐसी जो मान्यता नहीं है, नहीं सहन कर पाते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और ये कहानी मैंने जैसे है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो यहाँ मैसेज करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड में क्या है, PDF है, पेड मिलेगी आपको। और जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो निःशुल्क निरंतर हमारी चलती रहेंगी। अगर आप TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप एक क्रमबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं, मतलब यूनिट वाइज,
तो आपको यही मिलेगा, यहाँ के सिवा और कोई यूनिट वाइज नहीं पढ़ाता है क्योंकि पेड में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि PDF वालों को ही पैसे लगेंगे जो इतने पैसे देने में सक्षम नहीं है, भाई जो गृहिणी है, या फिर ऐसा कि मतलब हम जो पढ़ाई, वैसे तो हम पढ़ाई करते हैं तो यहाँ इतना हमारा परिवार का होता है कि हम यहाँ तक पढ़ाई करें, तो पैसे की तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन कई बार हो भी जाती है ऐसी स्थिति, नहीं दे पाते हैं, तो निःशुल्क आप तैयारी करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि क्रमबद्ध रूप से हम PDF लेकर तैयारी करें तो आप इसे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस्टेट और RTGT PGT के भी नोट्स हैं, उनका अलग अलग प्राइस है, वो भी आप इसी पर नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर हमारी क्लासेस जारी रहेंगी। किसी प्रकार का संशय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एक दिन हमारी कहानी नाटक चलेंगे और एक दिन हम क्या है भक्ति कला आदिकल साहित्य पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।